आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना। आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो और हम सभी और हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके। इस बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं और इसी पुण्य कार्य के लिए हम जब तक रहेंगे निरंतरता के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तो आज थोड़ा सा बात करेंगे त्रिवेणी के बारे में। त्रिवेणी के बारे में जब हम आज बात कर रहे हैं तो हम त्रिवेणी के बारे में आपको सिर्फ बात नहीं बता रहे, हम त्रिवेणी को जी रहे हैं। आप यूं समझें कि हमने ये जो त्रिवेणी प्लांटेशन का जो पुण्य कार्य था ये 2013 में शुरू किया। और जब हमने 2013 में त्रिवेणी प्लांटेशन का जब ये कार्य शुरू किया तो उस बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे और बहुत कम लोग इसको लगाते भी थे। लेकिन आज हमारे प्रयासों से हर इंसान, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, सभी त्रिवेणी को लगाने भी लगे हैं और त्रिवेणी के बारे में जानने भी लगे हैं। आप यूं समझें कि त्रिवेणी हमारी नहीं है, क्योंकि जिस चीज का एग्जिस्टेंस होता है उस चीज का किसी के माध्यम से प्रचार प्रसार होता है। जैसे कि योग बाबा रामदेव का नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव ने उसका प्रचार प्रसार किया तो आज वो जन जन तक और हर घर घर तक पहुंचा है। तो मात्र बस सिर्फ इतना ही है कि हमने जब त्रिवेणी लगानी शुरू की तो उस वक्त त्रिवेणी के बारे में कम लोग जानते थे और आज हमें खुशी इस बात की है और हम उत्साहित भी हैं और फिर और थोड़ा सा जोर लगा के इस काम को करने लगे हैं, क्योंकि इसको अब जन जन जानने लगा है और जन जन लगाने भी लगा है। तो थोड़े शब्दों में मैं आपको ये कहूंगी कि हम त्रिवेणी के बारे में सिर्फ आपको बता नहीं रहे, जानकारी ही मुहैया नहीं करवा रहे, हम त्रिवेणी लगा रहे हैं, इसको जी रहे हैं। और मेरा तो जब 2013 में हमने लगानी शुरू की थी उस वक्त भी एक ही वाक्य था कि जब तक मैं जिंदा रहूं त्रिवेणी लगाऊं और जब मैं इस धरती से जाऊं तो ये मेरी जो राख है ये भी इन त्रिवेणियों में बखेर दी जाए। और उसी उक्ति को जीतते हुए हम लगातार इस कार्य को कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा त्रिवेणी के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि अगर आप विस्तार से जानेंगे थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन जब धरती माँ का सवाल आया है तो आपको थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी जब बड़, पीपल और नीम तीन पेड़ एक ट्रायंगल शेप में 2-2, 3-3 फुट की दूरी पर लगाते हैं और जब ये 6-7 फुट बड़े हो जाते हैं, जब इनको आपस में मिला दिया जाता है यानी जब इनका संगम हो जाता है तो ये त्रिवेणी कहलाती है। त्रिवेणी कोई साधारण वृक्ष नहीं है। त्रिवेणी को शास्त्रों में स्थायी यज्ञ की संज्ञा दी गई है। आप इसे यूं समझें कि जब भी हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक अवसर होता है तो उस वक्त एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है, चाहे वो कोई व्यवसायिक स्थल की शुरुआत हो, चाहे वो गृह प्रवेश की बात हो। तो उस यज्ञ के आयोजन का प्रयोजन भी यही होता है कि हमारे घर में वातावरण सकारात्मक हो जाए, चारों तरफ सकारात्मक माहौल हो जाए। इसी तरह त्रिवेणी को शास्त्रों में स्थायी यज्ञ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जहां त्रिवेणी लगी होती है वहां हर पल हर क्षण एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहता रहता है। फिर बार बार सवाल आता है कि आध्यात्मिक क्यों? आध्यात्मिक इसलिए कि क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास बताया गया है। यदि आप त्रिवेणी लगाते हैं, लगवाते हैं या किसी भी भांति इसकी देख रेख करते हैं तो आपके समस्त देवी देवता और पितृ स्वतः ही पूजित हो जाते हैं। यदि आप त्रिवेणी के नीचे बैठकर ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आपकी ग्रहणशीलता बढ़ जाती है और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, क्योंकि ये तपस्वियों की तपस्थली मानी गई है। यदि आप त्रिवेणी के नीचे बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो नजला जुकाम तो आपका ठीक हो ही जाता है। हमने तो दमे तक के मरीजों को भी ठीक होते हुए देखा है। इस तरह इसके ये अनेकों आध्यात्मिक पहलू हैं। अब आज जब हम इस त्रिवेणी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं तो आज महालय अमावस्या है और हमने आज ही के दिन एक और कड़ी इसके साथ जोड़ते हुए जितने भी हमारे शमशान हैं उन शमशानों में त्रिवेणियां लगाकर और उन शमशानों की आप लोगों के सहयोग से कंप्लीट सफाई करवाएंगे, ताकि लोगों का एक तो डर निकल जाए और लोगों को ये आभास हो कि ये हमारा स्थायी निवास तो यही है। हम जिस चीज को हम स्थायी निवास मान रहे हैं वो हमारा स्थायी निवास नहीं है, एक्चुअली में हमारा वही स्थायी निवास है। तो आज से हमने शुरुआत कर दी है, एक त्रिवेणी लगाई और शमशान घाट की हमने सफाई करी। तो अब हम इसके पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में बात करेंगे। ये बड़ा विस्तृत विषय है पर्यावरण का भी। इस विस्तृत विषय की जानकारी हम आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाकर देंगे
जब आप देखेंगे तो चकित रह जाएंगे। वहां हमने सिर्फ एक त्रिवेणी लगाई थी, और आज जब अभी हम आपको वहीं लेके चलेंगे, आप वहां का आलम देखेंगे तो अपनी आंखों से देखेंगे तो पता लगेगा। क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं कि आप एक त्रिवेणी जब अपने हाथों से लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि वाकई में इसका कितना महत्व है। क्योंकि जब त्रिवेणी लगाते हैं तो धरती मां से एक उल्लास छलकता हुआ महसूस होता है, और उस उल्लास को आप लगाने के बाद ही महसूस कर सकते हैं। तो ये तो कुछ त्रिवेणी के आध्यात्मिक पहलू थे, और आध्यात्मिक पहलुओं से अवगत होने के बाद अब हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहाँ का आलम देखकर ही आप जानेंगे, समझेंगे, और जब अपनी आंखों से देखेंगे एक ऐसा निर्जन स्थान, पहाड़, उस पर आपको लेकर चलते हैं जो अब पहाड़ ना होकर कृपा का स्थान बन गया है। जहाँ दिन में भी लोग आने से डरते थे, अब वहाँ 18 त्रिवेणी लगी हैं, और 250 के आसपास दूसरे पेड़ लगे हैं, और सैकड़ों लोग वहां पर आकर सुबह शाम योग ध्यान प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, और अपनी सेहत को ठीक कर रहे हैं, अपने मन को ठीक कर रहे हैं, और आध्यात्मिक लाभ तो ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आपको उस स्थान की सैर कराते हैं, और उसी स्थान पर जाकर आपको त्रिवेणियों के पर्यावरणीय पहलू के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो अब हम आ गए हैं चैतन्य योगपीठ। तो आपको लेके चलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो बड़ी निर्जन जगह थी, लेकिन हमने बार बार इसको, ये रास्ता बहुत बार साफ करवाया है, लेकिन जब जोर की बारिश आती है तो अब हमने सोचा कि इसको नेचुरली रहने देते हैं। अब इसको नेचुरल रखा हुआ है, और आपको ऊपर लेके चलते हैं। जब हमने यहाँ शुरुआत करी तो यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं था, बिल्कुल झाड़ियाँ, जंगल, लोग दिन में भी आने से डरते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये एक ऐसा निर्विकल्प बोध स्थल हमने बनाया है। आपको ऊपर जाके पता लगेगा कि कैसे लोग यहाँ पे बैठ के योग साधना ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। और एक ऐसा आध्यात्मिक स्थल, एक ऐसी कृपा की भूमि, जब आप ऊपर जाएंगे, जब आप ऊपर कदम रखेंगे तो आपको खुद ही नेचुरल पता लगेगा। अब ये स्थान थोड़ा सा, ये जगह जो ये रास्ता है ये खराब हो गया ये रास्ता, लेकिन अब हमें यूं लगने लगा कि भी अब हम इसको ठीक नहीं करवा रहे अभी, क्योंकि जब जोर की बारिश आती है तो ये फिर वैसा ही हो जाता है, और ये अब नेचुरल लगता है। क्योंकि जो चीज नेचुरल होती है, जो प्राकृतिक चीज होती है, उसका तो आनंद ही अलग होता है। और हम तो बिल्कुल यही कहते हैं कि भी सरलता, जहाँ सरलता दिखे वहां झुक जाओ। कोई भी चीज आपके समक्ष रख रहे हैं, वो बहुत सरलता के साथ जो चीज है उसको वैसे ही आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको भी यही कहेंगे कि सरलता की तरफ जाएं, सरलता की तरफ मुड़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। ये कुछ हमने बेंच रखवा दिए हैं, क्योंकि कुछ थोड़े से असमर्थ से भी लोग यहाँ पे आते हैं,
तो उन्होंने शिकायत करी कि जी ऊपर तक पहुँचते पहुँचते हम थक जाते हैं। फिर हमने एक बेंच बीच के डेस्टिनेशन पे बेंच रखवाई कि बेंच पे ताकि बैठ सके। यहाँ पे आए, थोड़ा सा अगर आपको सांस चढ़ गए तो फिर आप यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से। यहाँ पे बैठ जाते हैं, फिर थोड़ा रिलैक्स होके फिर थोड़ा और ऊपर जाते हैं। थोड़ा और ज़्यादा असमर्थ है वो फिर और जाके ऊपर बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद में फिर एंड में एक और रखवाई है। ये देखो, ये नवग्रह साधना स्थल। यहाँ पे नवग्रहों के पेड़ हमने लगाए हैं और अभी आपको ऊपर ले जाके दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे बच्चे बैठकर जो त्रिवेणियां हैं उन त्रिवेणियों के नीचे दिया लगाकर बैठ के साधना करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। तो वहीं पे जाके ओम की ध्वनि के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि ओम की ध्वनि का क्या महत्व है। ये जो नवग्रह साधना स्थल आपको यहाँ से भी दिख रहा है, ये देखो नवग्रह साधना स्थल। अब इसके बारे में हम ऊपर जाकर आप देखेंगे, आपको भाव विभोर करने वाला दृश्य दिखाई देगा जब वहाँ पे बच्चे बैठ के साधना कर रहे होंगे, ओम का उच्चारण कर रहे होंगे। चलो आपको लेके ऊपर चलते हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये सामूहिक साधना स्थल है। यहाँ पे सामूहिक साधना करवाई जाती है सुबह और शाम दोनों टाइम। और वैसे भी जब जिसका मन करता है वो दिन में भी आप ये कर सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट है बैठने का, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। यहाँ के बाद जाने के बाद में हमने लिखा है यहाँ पे बस कृपया मौन रहे।
जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम त्रिवेणी के आध्यात्मिक पहलुओं की बात कर रहे थे कि त्रिवेणी के नीचे बैठकर यदि ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ग्रहणशीलता बढ़ जाती है और आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर आपकी चेतना आपके मस्तक में जाकर स्थित होकर आपकी मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो ये अभी आपने देखा कि यहाँ पे नित्य प्रति त्रिवेणी के नीचे बैठकर ध्यान का अभ्यास किया जाता है और एक ओम का उच्चारण, विशेष रूप से ओम की ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। और जो ये ओम की ध्वनि है ये एक शुद्ध ध्वनि है। ये ध्वनि सृष्टि का सार है। यदि आप ध्वनि को स्पर्श करते हैं तो आप सृष्टि को छू रहे होते हैं। यदि आप ध्वनि पर महारत हासिल कर लेते हैं तो सृष्टि पर महारत अपने आप हो जाएगी, क्योंकि ये सृष्टि ध्वनियों का एक जटिल सम्मेलन है। ये सृष्टि का खाका है। ओम की ध्वनि इस यूनिवर्स में हर वक्त हर पल गूंज रही है। ये सृष्टि का एक हिस्सा है। अभी पूरी सृष्टि एक खास तरीके से स्पंदित हो रही है, इसीलिए आप इसे सुन नहीं सकते। दूसरा, यदि आप में ध्यान देने की उत्सुकता नहीं है तो आप सृष्टि के किसी भी पहलू का आनंद नहीं ले सकते। शब्द और अर्थ इंसान के गढ़े हुए हैं, जिनसे आप अपने सिर में चल रहे मनोवैज्ञानिक ढांचों का ही आनंद ले पाएंगे। इस सृष्टि का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। ऐसे सृष्टि का आनंद लेने का एक ही मतलब है कि आप उसकी ध्वनि का आनंद लें। जैसे कि ये अब ओम की ध्वनि का उच्चारण चल रहा है और इस ओम की ध्वनि का एक विशेष महत्व भी है, क्योंकि मंत्र को कहना नहीं है, इसका जप करना है। और वो जप आपके रोम रोम से निकले। आपके रोम रोम से जब वो जप स्पंदित होगा तो उसका निश्चित रूप से एक मायना है। जप एक ध्वनि है, एक गूंज है। ध्वनि का हर चीज पर असर होता है। मंत्र को शुद्ध ध्वनि समझकर यदि आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस सृष्टि का आनंद ले पाएंगे। सृष्टि का यदि आपने आनंद लेना है तो आपके रोम रोम से ध्वनि गूंजे, आपके एक एक अंग से ध्वनि गूंजे, और फिर आप देखें कैसे आपका मन भी रोमांचित हो जाता है। तो ये तो आपने देखा त्रिवेणी के जो आध्यात्मिक पहलुओं की हम बात कर रहे थे, आध्यात्मिक पहलुओं पर जो चर्चा कर रहे थे वो आपने सारा देखा, ओम का उच्चारण भी देखा। और अब हम यहीं बैठे बैठे त्रिवेणी के पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जो त्रिवेणी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इसके पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो ये पर्यावरणीय पहलुओं पर जब हम बात करेंगे तो चर्चा थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि जब ये पर्यावरण पे बात आती है, जीवन पे बात आती है, तो फिर हमें धैर्य तो रखना ही चाहिए। साथियों, ये जो पर्यावरण की लड़ाई है वो न्याय की लड़ाई है। हम सभी इसे मानते भी हैं और जानते भी हैं कि वन, जलवायु और पर्यावरण सभी के साझे सरोकार हैं और इन साझे सरोकारों का निभा करना हम सभी का दायित्व भी है। और हम भी इन्हीं साझे सरोकारों का निभा करने के लिए आप सभी के सहयोग और समर्थन से 2013 से त्रिवेणी लगाने की इस पावन मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी तक हम असंख्य त्रिवेणियां लगा चुके हैं। हमने इसको धरती के कोने कोने तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, ताकि आने वाली भावी पीढ़ी शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके। और अब चूंकि हर जगह हमारा पहुंचना कठिन प्रतीत हो रहा है, तो इस मुहिम को जिंदा रखने के लिए हम हर जिले में और हर कस्बे में द अबोर्ड ऑफ त्रिवेणी धम्माज की स्थापना कर रहे हैं, जहां से आप निःशुल्क त्रिवेणी लेकर इस मुहिम में योगदान दे सकते हैं। आप वहां से त्रिवेणी ले भी सकते हैं और वहां पे त्रिवेणियां दे भी सकते हैं। हर इंसान के थोड़े थोड़े योगदान से एक बड़ी चीज का निर्माण होता है। रातों रात कुछ नहीं बदला जा सकता। एक बीज बोते हैं तो उसे बढ़ने में समय तो लगता ही है। मानवता की भलाई के लिए जो सांसें हमने जी हैं वही जिंदगी है। पर्यावरण के लिहाज में टनों कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भीतर अवशोषित कर शुद्ध प्राणवायु देने में अगर कोई सक्षम है तो वो है त्रिवेणी, यानी कि ये बड़, पीपल और नीम के पेड़। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में भी मील का पत्थर साबित हो सकती है ये त्रिवेणी। भूजल को अगर कोई नियंत्रित कर सकता है तो वे है त्रिवेणी। एक उदाहरण देकर मैं आपको बताती हूँ। हमारे एक साथी हैं पत्रकार, जो कि पर्यावरण के प्रति बेहद संवेदनशील है। ये दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, जिनका नाम है राजेश जायसवाल जी। राजेश जायसवाल जी ने खुद रिपोर्टिंग कर हमें
इस बारे अवगत कराया और उन्होंने हमें एक अखबार भी भेजा और उस अखबार की हेडिंग सुनकर आप चौंक जाएंगे। उस अखबार की हेडिंग है, जल वृक्ष बरगद की जड़ से रोज रिश्ता है करीब 500 लीटर पानी। राकेश जासवेल जी ने बताया कि बसलालूट गांव के एक कस्बे में बरगद के वृक्ष से लगातार पानी रिश्ता है। इस बात की तहकीकात करने के लिए मैं स्वयं वहां गया और देखकर हैरान रह गया कि बरगद के वृक्ष से रोज 500 लीटर पानी रिश्ता है, जिसको एकत्रित करने के लिए गांव वाले पाइप के माध्यम से टंकी में ले जाते हैं और उसी पानी से समस्त ग्रामवासियों की प्यास बुझती है। तो हमें उनकी ये बात सुनकर हम चौंके नहीं, क्योंकि हम तो बार बार ही बताते हैं इस बात को कि जब ये त्रिवेणियां बड़ी हो जाएंगी तो इनकी जड़ों में जल स्रोत आपको मिलेगा। लेकिन हमें प्रसन्नता जरूर हुई कि जो हम रोज बात बताते थे उसकी पुष्टि हो गई है। इसी तथ्य के आधार पर, यानी कि राकेश जायसवाल जी की रिपोर्टिंग के बाद का जो तथ्य सामने आया, उसके बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब ये त्रिवेणियां बड़ी हो जाएंगी तब इनकी जड़ों में आपको पानी का अथाह भंडार मिलेगा। इसलिए हम बार बार आपको बताते हैं कि ये भूजल को नियंत्रित करने वाली है, धरती के तापमान को सीमा से अधिक बढ़ने ना देना और अपनी जड़ों में बारिश के पानी को अवशोषित कर गिरते हुए भूजल को नियंत्रित कर जलवायु संकट को नियंत्रण में करके बाढ़ आदि को रोकने में यदि कोई सहायक सिद्ध हो सकता है तो वो है ये त्रिवेणियां। देखें, आज औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया के आधे से ज्यादा वन तो समाप्त हो गए हैं। भारत में ही 1988 से 2000 के बीच 1000 मिलियन हेक्टेयर वन इसकी भेंट चढ़ गई। किसकी? औद्योगिक क्रांति की। वनों की भूमिका को ऐसे समझना चाहिए कि वे हवा, पानी और मिट्टी के केंद्र होते हैं, धुरी होते हैं। और अब वनों की कमी ने इन तीनों पर संकट खड़ा कर दिया है। हवा के बदतर हालात आपके समक्ष मुंह बाए खड़े हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 92% लोग किसी न किसी रूप में वायु प्रदूषण से प्रभावित हैं। जब प्राणवायु संकट में आई तो हम एयर प्यूरिफायर ले आए। ये मेरे वनों से भरपूर जो हिंदुस्तान था उसकी हालत से हम बेखबर हैं। इसके आगे बढ़कर साथ में आने वाले समय में एक बड़े व्यवसाय के रूप में एक ऑक्सीजन प्लाजा के नाम से भी व्यापार शुरू हो चुका है। जिसको आपको पता ना हो तो मैं आपको बताती हूँ कि ऑक्सीजन प्लाजा का एक व्यापार शुरू हो चुका है, जिसका परिणाम हमारी आने वाली भावी पीढ़ियां भुगतेंगी। वो बीमार पैदा होंगी, पंगु पैदा होंगी। धरती का सबसे बड़ा अंग मिट्टी भी हम बहुत तेजी से खो चुके हैं। खेतों में हानिकारक रासायनिक तत्वों का बहुतायत में प्रयोग हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मिट्टी का सबसे बड़ा सत्यानाश करने वाला हमारा ये भोला किसान ही है। वह इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स बनाती हैं तथा तरह तरह के विकल्प लाकर किसान को भरमा रही हैं और खुद मोटा मुनाफा कमाकर धरती का नए सिरे से निर्माण करने की चिंता का अब हमें बीड़ा उठाना ही होगा। धरती को एकमात्र भोगे जाने की वस्तु मानना छोड़कर इसकी चिंता अब हमें बराबर करनी होगी और इस भोले किसान को भी अब जागना होगा, ताकि ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां इनको भरमाती हैं उनके भ्रम में ना आए और अपनी धरती का और अपनी मिट्टी का ख्याल करे, उसको बचाने में सहयोग करे। आज धरती के बड़े संकटों में बढ़ता तापमान एक प्रमुख समस्या है। देश की वर्षा नदियां बड़े खतरे में पहुंच चुकी हैं। इसका कारण वनों का सफाया ही है। अब ये नदियां बाढ़ लाती हैं या पूरी तरह सूख कर समाप्ति की ओर जा चुकी हैं। इन नदियों पर जो तालाब निर्भर थे वो और कुएं थे वो विदा हो चुके हैं। अब स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो 24 लाख में से हमारे पास 5 लाख ही सिर्फ तालाब बचे हुए हैं। देखिए मेरे हिंद का दुर्भाग्य तो देखिए, और 3 आंसू भी बहने दें इस बात पे। जब पानी खत्म हुआ तो पानी का ही व्यापार शुरू हो गया। प्यूरिफायर ले आए, बोतल बंद पानी प्रयोग करने लगे और नदियां भी अब हमसे कुछ कहना चाह रही हैं, बशर्ते हमारे पास गौर से सुनने का समय हो। आखिर नदियां हैं क्या? महज पानी का स्रोत है क्या ये, या जीवित इकाई है, या ये राज्य की संपत्ति है, या ये निजी बपोती है, या कहीं ये उन पर आश्रित लोगों की साझा संपत्ति या सांस्कृतिक धरोहर तो नहीं है? सोचो, और जब आपको पता लग जाए तो हमें भी इस बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। हाल ही के दिनों में नदियों को जोड़ने से होने वाले फायदे नुकसान पर काफी गहमागहमी हुई है। शहरीकरण के कारण नदियों के किनारों को
कूड़ा फेंकने की जगह बनाई जा रही है और हम बेशर्मों की तरह इस काम को अंजाम दे रहे हैं या अंजाम देते हुए देख रहे हैं। और निकम्मी सरकारों को हम निकम्मे और चमचों ने, जूतियां चाटने वालों ने इन्हें बनाया है, उसके इन नुमाइंदों को फिर हम कोस भी रहे हैं। अब कोसने से क्या फायदा और बाद में भी कोसने से क्या फायदा। अगर कुछ कर सकते हैं तो जन भागीदारी निभाएं। देश के स्कूलों कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पर्यावरण की मुहिम के साथ जोड़कर प्रैक्टिकल करवाना होगा, उनसे पेड़ लगवाने होंगे और धरती का महत्व भी उन्हें समझाना होगा, तब कुछ बात बन सकती है। ये सब हम सब के सहयोग से ही हो पाएगा। ये सब करना ही पड़ेगा। अब पेड़ लगाने ही होंगे, नदियों को गोद ले, पेड़ों को गोद ले। अगर अब हम नहीं चेते तो तबाही निश्चित है। अंगकोट की तबाही का उदाहरण आपके समक्ष है। आप गूगल जाके अंगकोट करें और देखें उनकी तबाही के बारे में। इसके लिए आप गूगल सर्च करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ज्ञान बढ़ेगा। इससे 9वीं सदी की शुरुआत से 600 साल तक खमेट साम्राज्य, जो कि अब कंबोडिया है, की राजधानी अंगकोट तबाह होने से पहले आधुनिक शहर था। नई रिसर्च से पता लगा है कि 15वीं सदी में 10 साल तक पड़े अकाल और मानसून की विफलता ने शहर को नष्ट कर दिया। कंबोडिया तो पुरानी बात हुई, आज का ज्वलंत उदाहरण ले आप जोशीमठ को लें। जोशीमठ जो कि धर्म, इतिहास और प्रकृति की त्रिवेणी है, वो मर रही है। जोशीमठ उन 4 मठों से एक है की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आज वही जोशीमठ दरकते मरते शमशान में तब्दील होने की कगार पर है। जोशीमठ को बचाने की मजबूरी अब चारों तरफ है। सरकारों की धूर्त खामोशी अब टूट गई है, लेकिन जोशीमठ अब आक्रोश और बेचैनी से पूछ रहा है कि अब जब सब बर्बाद हो गया तो क्यों आए हो यहाँ पे। 1976 की बात याद करें आप। 1976 में मिश्रा कमेटी ने, यानी कि 47 साल पहले मिश्रा कमेटी ने साफ कह दिया था कि जोशीमठ कभी भी दरक सकता है, किंतु शासन प्रशासन के साजिशाना तालमेल, मौन, छल और धूर्तता ने हाथ बांधे रखे। जो ये अब फुर्ती दिखाई जा रही है ना, वो 47 सालों से गायब थी। साथियों, ये प्रकृति है जिसकी अपनी चाल और ताकत है, और जब अपनी चाल और ताकत ये दिखाती है तो हम लोगों को इसको भुगतना पड़ता है और हमारी आने वाली संतानें इसको भुगतेंगी। इसलिए चेत जाएं आप। जो बातें सरकारों से अलग है, सत्ता और पर्यावरणविदों के बीच का जो दोस्ताना सच है, वो भी ये कहता है कि सब अपनी सुविधा के अनुसार मुद्दे और सुर्खियां चुनते हैं। ये बड़ी दाढ़ी वाले जो पर्यावरण के पद्मश्री हैं, अब तक कहाँ थे ये लोग? उनकी जो खौफनाक चुप्पी है वो भी काबिले गौर है। जोशीमठ आज उदास है कि यह शहर अलग है, इसे शंकराचार्य जी ने बसाया था। जोशीमठ सिर्फ एक शहर नहीं है, यह प्रकृति, इतिहास और धर्मशास्त्र की त्रिवेणी है। विकास के नाम पर सरकारों और नुमाइंदों की कूट प्रपंची कलंक कथाओं को रोकने के लिए आम जन को अब बीड़ा उठाना ही होगा। जोशीमठ विकास की उस ताजा खोदी गई कब्र की तरह है जहां एक खूबसूरत शहर की लाश को दफनाने की तैयारी हो रही है। अगला जिंदा शहर हमारा भी मुर्दा हो सकता है। ज्यादा मुखालते में ना रहें, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन हर चीज को स्पर्श करता है। मौसम के बदलते तेवरों से दुनिया के समाज तहस नहस हो रहे हैं। यदि दुनिया अब नहीं चेतती है और कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर नहीं बढ़ती है तो भयावह स्थिति बनेगी। और ये 2018 में दी गई चेतावनी है, जो कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु विज्ञान संस्था द्वारा दी गई थी। हम नहीं कह रही ये 2018 में दी गई चेतावनी जो कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु विज्ञान संस्था ने दी थी। नागरिक सक्रियता बढ़ेगी तो ही पर्यावरण बचेगा। इसके लिए भारतीय न्यायपालिका तो हमेशा ही परिस्थिति के लिए सक्रिय रूप से सही कार्य करने का रास्ता ढूंढने में सफल रही है। इसकी शुरुआत हुई देश के जंगलों की बेलगाम कटाई से। जब देश में बेलगाम जंगलों की कटाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट चेता और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया कि पर्यावरण के मामलों में उनकी निगरानी अवश्य होनी चाहिए ताकि प्राकृतिक संसाधनों की बड़े पैमाने पर हो रही बर्बादी को नियंत्रित किया जा सके। तब उसने सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी का इस कार्य के लिए गठन किया। लेकिन फिर से दोहराऊंगी कि जब तक लोगों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं आता, कोई भी कानून इस दिशा में पूर्ण बदलाव नहीं ला सकता। कर्नाटक में कद्रेमुख खनन मामला इसका खास उदाहरण है।
वहां पर नागरिक सक्रियता के कारण ही यहाँ पर खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। वहां सभी नागरिकों की जागरूकता को सलाम करती हूं और प्रयास रहेगा कि जब हमें कभी मौका मिलेगा तो हम उस जगह पर जाएंगे और उन सक्रिय नागरिकों को सम्मानित भी करेंगे। आज हमें प्राणों का बलिदान देने की जरूरत नहीं है, जबकि जिन्होंने प्राणों का बलिदान दिया उनको किसी विशेष दिन सभा कर इकट्ठे होकर याद करने से कुछ भी नहीं होने वाला। बात जो याद करने की, रखने की है, वो ये है कि जिन वीर सपूतों के बलिदान देने की वजह से जो आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं वो प्रदूषित ना होने पाए। बस याद करने और सोचने वाली बात यह है कि देश सेवा कैसे हो सकती है, राष्ट्रभक्ति कैसे साबित की जा सकती है। इसके लिए सर्वोच्च सत्ता में बैठे लोगों को भी चेतना होगा, उनको करना होगा, उदाहरण पेश करना होगा। ये नहीं कि वो भाषण देकर चले जाएं, पेड़ लगाकर चले जाएं, देखेगा कोई और, करेगा कोई और। ये कैसे संभव हो सकता है? आज देश हर व्यक्ति से प्राणों का बलिदान नहीं मांगता है तो सिर्फ हर नागरिक की जिम्मेदारी का, सक्रिय भागीदारी का। जरूरी नहीं कि सरकारें ही हमारे लिए सब कुछ करेंगी, हमारी अपनी भी समाज के प्रति, कस्बे के प्रति, मोहल्ले के प्रति, देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमें वहन करना चाहिए ही। मेरे लिए कोई क्या करेगा यह सोचना हमारा काम नहीं होना चाहिए, और हम इस धरती पर होने के नाते धरती माँ के लिए हम क्या कर सकते हैं, बस यही सोचना हमारा काम होना चाहिए। आज देश में ऐसे तत्व पैदा हो गए हैं जो कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर हम मासूमों की भावनाओं को भड़काकर हमारा जमकर फायदा उठा रहे हैं। इन सब बातों को समझना अब लाजमी हो गया है। क्या समाज और व्यक्ति के अपने मूल्य, विवेक या अंतरात्मा नहीं है? बड़े प्रसंगों को तो आप छोड़ ही दें, सार्वजनिक भलाई का आचरण इस मुल्क के सामान्य लोगों ने ही सदा दिखाया है, मिसाल पेश की है। पर्यावरणीय वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित वैश्विक संस्था IPCC, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ने चेतावनी दी है कि अगर नीतियों पर तत्काल प्रभाव से सख्ती नहीं की गई तो तापमान कई डिग्री बढ़ जाएगा और फिर इसके कितने विध्वंसकारी परिणाम होंगे, सामने आएंगे, हम सोच भी नहीं सकते इस बात को। पिछले दिनों हमारे वैज्ञानिकों ने जलवायु संकट की ओर बढ़ती दुनिया के सामने चेतावनी पेश की है, जिसमें कहा है कि न केवल सरकारों और व्यवसायों को बड़े पैमाने पर प्रयास करने की जरूरत है, बल्कि सभी क्षेत्रों में उत्सर्जन कम करने के लिए लोगों को भी हाथ मिलाना होगा। हम में से हर एक को हर जगह उत्सर्जन में तुरंत और भारी कटौती के बारे में सोचना होगा। परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई हैं कि जिससे कई देश जीवाश्म ईंधन की ओर रुख कर रहे हैं। यही जलवायु त्रासदी का सबसे बड़ा दोषी है। पौधारोपण जरूरी होने के बाद भी जीवाश्म ईंधन से जो उत्सर्जन हो रहा है या होगा उसकी भरपाई काफी नहीं है, तो फिर ऐसे में हम क्या करें? IPCC का कहना है कि उपाय अभी हमारे हाथ में है। सुझाव दिया है कि कोयले को योजना से भी पहले कहीं जल्दी चलन से बाहर कर देना चाहिए, जंगल उगाने चाहिए, मिट्टी को संरक्षित करना चाहिए। और हम तो त्रिवेणी लगा रहे हैं, आप भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में त्रिवेणी लगवाएं या किसी भी भांति इस मिशन के साथ जुड़कर इस मिशन को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ये पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका अदा करेंगी। सरकारों को चाहिए कि वो जीवाश्म ईंधन वाली इन इकाइयों को अनुमति ना दें, हाइड्रोजन ईंधन, कार्बन कैप्चर अपनाने पर जोर देना चाहिए। ऐसे समय में यदि सरकारें नीतियों पर काम करें और हम हमारे हिस्से का थोड़ा थोड़ा योगदान दें, मिट्टी का संरक्षण होगा, पौधारोपण होगा, ऊर्जा का संरक्षण होगा, जीवन शैली में बदलाव लाएंगे, तभी धरती को बचा पाएंगे। और आने वाली भावी पीढ़ियां भी हमें कोसने की बजाय दुआएं देंगी, याद रखेंगी कि आपने सफल प्रयास किए। इससे हमारी संतानें स्वस्थ हवा में सांस ले पाएंगी। जो जंगल इंसान ने अपने स्वार्थ की खातिर उखाड़ दिए हैं उन्हें दोबारा से उगाना होगा। यदि आप धरती, आसमान, अग्नि, वायु और जल इनका सम्मान करेंगे तो ये भी ढाल बनकर आपकी रक्षा करेंगे। यदि आपको सुकून वाली धरती चाहिए तो उसकी फिक्र करनी होगी। अब की बार जो पृथ्वी दिवस का विषय था वो इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ तय किया गया था। पिछले 200-300 सालों में विकास के नाम पर अनेकों इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। इन सब के बीच दुर्भाग्य ये रहा कि पृथ्वी को नकारते गए और जो भी विकास हमने पाया वो सब धरती और उनके संसाधनों की कृपा से ही तो पाया था। पर आज धरती एक ऐसे संकट की स्थिति में पहुंच चुकी है जहां से शायद अब उसे उस स्तर पर वापस ना ला पाए जिसे हम सुकून वाली पृथ्वी कह सकें। इन्हीं सब बातों की गंभीरता को देखते हुए हम सभी को साझे प्रयास करने होंगे। सरकारें और नागरिक सहभागिता दोनों मिलकर धरती पर इन्वेस्ट करें, तभी बदलती हुई परिस्थितियों पर काबू पाया जा सकता है।
दुनिया भर में 50 में से 35 शहर ऐसे पाए गए हैं जो अपने ही देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित कैटेगरी में हैं। दिल्ली ने तो दुनिया में एक बार फिर से पर्यावरण प्रदूषण का परचम लहरा दिया है। जहां देश की राजधानी का ही दम घुट रहा हो, वहां बाकी देश के हिस्से की तो बात ही हम क्या करें। हम सबको जन भागीदारी निभानी होगी, उसके लिए सरकारों और नीतिकारों को चेताना होगा, और यही संकल्प हम सभी को भी लेना ही चाहिए, ताकि जो जीवित मिट्टी हमारी पीढ़ियों ने हमें सौंपी थी, उसे उतना ही जीवंत हम अपनी भावी पीढ़ियों को सौंप सकें। तो ये जो त्रिवेणी के बारे में बात करते हुए पर्यावरण की जो हमने बात करी, जो पर्यावरण का हमने अपने स्वार्थ की खातिर जो बेजा इस्तेमाल करके इसका सत्यानाश कर दिया है, उस सत्यानाश को अगर बचाना है तो आपको चेतना होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में त्रिवेणियां लगानी होंगी, पेड़ लगाने होंगे। जो भी आपने पेड़ लगाए हैं या जो भी त्रिवेणियां लगाई हैं, उनको आपको लगाकर भूलना नहीं होगा, उनको आपको लगाकर उनको सींचना होगा, उनको बड़ा करना होगा, उनको अपने बच्चों की तरह पालना होगा। तभी हमारी भावी पीढ़ियां शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकेंगी, और वो भावी पीढ़ियां फिर हमें दुआएं देंगी कि हमारी जो पिछली पीढ़ियां थी, उन्होंने हमारे लिए इतने प्रयास किए ताकि आज हम एक शुद्ध वातावरण में, एक शुद्ध वायु में सांस ले रहे हैं और हम जी सके हैं। वरना तो वो भावी पीढ़ियां आपको कोसेंगी, आपको बद्दुआएं देंगी, क्योंकि वो पंगु पैदा होंगी, बीमार पैदा होंगी, और उस वक्त कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आम और खास जन से ये निवेदन करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में त्रिवेणी लगाएं, लगवाएं, हमारे साथ आएं, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग और समर्थन से ही हम इस मुहिम को पूरे भारत में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हर कोने कोने में त्रिवेणी लगाने का हमारा प्रयास है, और अब हम पूरे भारत के हर गांव में 11 त्रिवेणी लगाने का जो हमने संकल्प लिया है, वो हमने शुरू भी कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।